नमस्कार साथियों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम एमपी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 यानी राज्य पात्रता परीक्षा 2018 पे चर्चा करेंगे। नेट नेशनल लेवल पे होता है, सेट है वो स्टेट लेवल पे होता है। तो अभी अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर इसकी फॉर्म है वो निकल चुके हैं। तो जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए एक मॉडल पेपर होगा, और जो नेट और अन्य प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आज ये होने वाला है। तो हम एक प्रश्न पे डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नेट और सेट में क्या फ़र्क होता है। तो पहली जो अवधारणा है, पहला जो प्रश्न है वो है सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। पहला है वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी? तो ये अवधारणा मैक्स वेबर ने दी अपनी सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में। इसको हिंदी में बोलते हैं हम व्याख्यात्मक समझ या व्याख्यात्मक बोध, यानी जो कर्ता अर्थ प्रदान करता है किसी क्रिया को, उस अर्थ को ही वर्स्टेहन कहते हैं। दूसरी अवधारणा है सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है वो इमाइल दुर्खिम ने दी थी, अपनी किस पुस्तक में दी थी? 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें उन्होंने 3 विशेषताएं बताई थी सामाजिक तथ्यों की। कौन कौन सी बताई थी? बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता, और 2 प्रकार के फैक्ट बताए थे उन्होंने। तीसरी अवधारणा है क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा तो कार्ल मार्क्स ने दी थी, हम सभी जानते हैं। और 2 वर्ग बताए थे इन्होंने, शोषक और शोषित, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग। तीसरी अवधारणा है मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिट्री यानी सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। तो ये स्पेंसर की अवधारणा है। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हमें सुमेलित करना है। सुमेलित है वो कौन सा है? तो पहला है कानून किस प्रकार का नियंत्रण है? अनौपचारिक नियंत्रण इसमें बताया गया है। जबकि क्या है कि हम सामाजिक नियंत्रण को 2 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। तो कानून औपचारिक नियंत्रण है, ना कि अनौपचारिक। इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है। आगे है परंपरा। परंपरा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। प्रत्यक्ष नियंत्रण और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की अवधारणा किसने दी थी? कार्ल मैनहीम ने दी थी। 2 प्रकार बताए थे कार्ल मैनहीम ने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तीसरा है परिवार अनौपचारिक नियंत्रण। बिल्कुल ये तीसरा सही है। परिवार है वो इनफॉर्मल कंट्रोल है, यानी अनौपचारिक नियंत्रण है। परिहास भी अनौपचारिक नियंत्रण है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है औपचारिक यानी फॉर्मल। तो ये स है वो इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसी प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण किसने बताए थे? किम्बाल यंग ने बताए थे। चेतन और अचेतन किसने बताए थे? कुल्ले एवं बर्नार्ड ने बताए थे। प्रश्न नंबर 3 है कि अभिलेखों को रखना विषयात्मक संगठन का समाकलन है। इसका विश्लेषण किसने किया है? तो इसका विश्लेषण किया है माइकल फूको ने किया है। तो ये मॉडर्न थिंकर है, इन पे अभी हमने क्लास नहीं लगाई है। जैसे जैसे हम क्लास लगाएंगे इन सब प्रश्नों को वहाँ पर लेंगे और इनका विश्लेषण वहाँ पर हम करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि पंजाब से 1960 के दशक में 1966 के लगभग ये बने थे। भाषा के आधार पे 2 राज्य बने थे। कौन कौन से बने थे? तो 2 राज्य बने थे, वो है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणवी भाषा का ये हरियाणा बना दिया, पंजाबी भाषा का पंजाब बना दिया और पहाड़ी भाषा का हिमाचल प्रदेश बना दिया। आगे है प्रश्न नंबर 4, परिस्थिति एवं भूमिका के विश्लेषण में भूमिका पुंज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया? तो भूमिका पुंज यानी रोल सेट। तो ये 3 प्रकार के सेट बताए थे, 3 प्रकार की अवधारणाएं बताई थी। कौन कौन सी? एक बताई थी रोल सेट की बता दी। दूसरी किन की बताई थी? दूसरी बताई थी स्टेटस सेट यानी परिस्थिति पुंज, और तीसरी बताई थी परिस्थिति श्रृंखला। तो ये किसने बताई थी? R.K. मर्टन ने बताई थी। किन्होंने बताई? मर्टन ने बताई। परिस्थिति और भूमिका वाले टॉपिक पे हमने इन पे विस्तार से चर्चा है वो की है। आगे है प्रश्न नंबर 6 कि भारत में राष्ट्र निर्माण में R
बेनेडिक्ट्स ने किस संस्था को सबसे महत्वपूर्ण एकात्मक स्थापित करने वाला बताया? तो किस संस्था को बताया? तो उन्होंने नौकरशाही को बताया था। किसको बताया था? नौकरशाही को बताया था। ये पहली बार ही मैंने प्रश्न पढ़ा है, तो इसका मैं विश्लेषण अभी नहीं कर पाऊंगा। आगे है कि सामाजिक क्रिया, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है? तो अभी मैंने ऑप्शन नहीं लिए हैं, तो सामाजिक क्रिया का अध्ययन किसने बताया था? किसने बताया था? किसने बताया था? मैक्स वेबर ने बताया था। आगे है प्रश्न नंबर 8, हमें ये कथन दिए गए हैं 2, इनमें से सही बताना है। पहला कथन है कि नगर बहुसंख्य समितियों से विशेषीकृत होते हैं, यानी नगर के अंदर बहुत सारी समितियां होती है। तो क्या आपको लगता है ये कथन सही है? तो ये कथन क्या है? सही है। आगे है कारण बताते हैं ये कि समितियां नगर का सर्जन करती है। समितियां हैं वो नगर का सर्जन करती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। समितियों से नगर का सर्जन थोड़ी होता है। क्या कोई समिति बना दी उससे नगर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है, तो बी ऑप्शन है वो सही आंसर इसका होगा। आगे है प्रश्न नंबर 9 कि संस्कृति का प्रकार्यवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कल ही हमने इस पर चर्चा की थी कि प्रकार्यवादी सिद्धांत है वो कई लोगों ने दिया है, उनमें सब का नाम है, टायलर का नहीं है, मेलोवंस्की, रेडफील्ड, ब्राउन और पार्सन्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि संस्कृति का प्रकार्यवादी, तो संस्कृति का प्रकार्यवादी सिद्धांत है वो दिया है मेलोवंस्की ने। संस्कृति का अध्ययन किया था उन्होंने, और वो प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता की अवधारणा दी थी। कल ही हमने इस पे चर्चा की थी। कौन सी अवधारणा दी थी? मेलोवंस्की ने संस्कृति का प्रकार्यवादी सिद्धांत में प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, यानी जो प्रकार्य होता है उसका कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता। और मर्टन ने क्या कहा था कि इसके स्थान पे प्रकार्यात्मक विकल्प है, यानी उसके पास ऑप्शन होते हैं, और मेलोवंस्की ने कहा था कि ऑप्शन नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि मेलोवंस्की ने जनजातियों का अध्ययन किया था, और जनजातीय लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास आज ऑप्शन है कि हम कौन सा परिधान पहने, कपड़े किस प्रकार के पहने। तो हम, अगर कोई महिला है तो वो साड़ी भी पहन सकती है, सलवार सूट भी पहन सकती है, कुछ और पहन सकते हैं। अगर पुरुष है तो वो हम पैंट शर्ट पजामा कुर्ता या कुछ और पहन सकता है। लेकिन आदिवासियों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि सांस्कृतिक या प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता होती है। प्रश्न नंबर 10 है कि समूह का अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में विभाजन किसने किया, वर्गीकृत किसने किया? अंतः समूह एवं बाह्य समूह। अंतः समूह यानी हम समूह, बाह्य समूह यानी बे समूह। तो इसको हम और बे समूह के आधार पे विभाजित हम कर सकते हैं। तो ये उदाहरण किसने दी थी? WG समनर ने दी। किसने दी? समनर ने दी अपनी पुस्तक फोकवेज में। कब दी? फोकवेज के अंदर दी थी। और इन्होंने ये पुस्तक है वो 1906 में लिखी थी। अर्जित परिस्थिति प्राप्त की जाती है। अर्जित परिस्थिति, तो परिस्थिति के 2 प्रकार होते हैं, प्रदत्त और अर्जित, जो लिंटन ने बताए थे। तो अर्जित यानी जिसके लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। बायोलॉजिकल कंडीशन यानी जैविक दशाएं, हमारी जाति क्या है, हमारी प्रजाति क्या है, हमारी नस्ल कौन सी है, तो ये हम पे डिपेंड नहीं करता है। जन्म भी कहाँ होगा, कैसे होगा, ये भी हम पे डिपेंड नहीं करता है। योग्यता हमें, कौशल हमें, स्किल है वो सीखनी पड़ती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि योग्यता एवं कौशल। प्रश्न नंबर 12 है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो इस पे मैंने कल ही बताया था। अगर कल किसी ने मेरा RK मर्टन वाला वीडियो देखा है, अब देखो, कल मैंने आपको कहा था ना कि इसी प्रकार से प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। तो कल की वीडियो अगर किसी ने देखी, तो अगर ये एग्जाम दिया होता तो इसमें 2 प्रश्न आ चुके हैं। कल मैंने क्या कहा था कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो संदर्भ समूह से जुड़ी हुई है। ओम लिंच और दामले ने, YV दामले ने भारतीय संदर्भ में इनका प्रयोग किया है। ओम लिंच ने आगरा की जाटुओं में इसका प्रयोग था वो किया था। प्रश्न नंबर 13 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भिन्न भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है? तो ये है 350 अनुच्छेद में। 29 और 30 आता तो वहाँ भी होता ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं है, तो 350 है वो सही आंसर है।
प्रश्न नंबर आगे है 14, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी? तो ये तो बिल्कुल इजी है। अगर इसमें और पूछते कि इसमें उन्होंने नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के कितने चरण बताए थे, तब समस्या आती है अपने को। तो ए.आर. देसाई की ये पुस्तक है, और ए.आर. देसाई भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की पुस्तक इन्होंने लिखी थी, रूरल सोशियोलॉजी। आगे है, किसको उद्विकासीय रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन उद्विकासीय समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? तो काम्ट, कार, स्पेंसर, हीगल, कौन जाना जाता है? तो ये ऑप्शन हमारे सामने है आगे। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही है, 1 और 3। 1 और 3 अगस्ट काम्टे ने, देखो जब उद्विकासीय चरणों की बात की जाएगी तब देखना उद्विकासीय चरणों में चरण बताए जाते हैं। तो इसमें अगस्ट काम्टे ने सामाजिक उद्विकास के कितने चरण बताए थे? 3 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? 3 चरण बताए थे। कौन कौन से? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर। तो ये उद्विकासीय होता है। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स है, उन्होंने भी 5 अवस्थाएं बताई समाज की। इसी प्रकार से 4 बताई थी। इसी प्रकार से इमाइल दुर्खिम है, इमाइल दुर्खिम ने भी समाज के 4 प्रकार बताए थे। और हर्बर्ट स्पेंसर है, इन्होंने भी समाज के 4 प्रकार बताए थे। और अगर शॉर्ट में कहें तो ये प्रश्न आ चुका है ऊपर। स्पेंसर ने 2 कौन से बताए थे? अभी जब हम मिलान कर रहे थे, कौन कौन से बताए थे? एक सैनिक समाज और दूसरा औद्योगिक समाज, मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आगे है प्रश्न नंबर 16, सतत विकास की अवधारणा किस आयोग संगठन द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो ये महत्वपूर्ण अवधारणा है, और आजकल इस सतत पोषणीय विकास से संबंधित एक ना एक प्रश्न नेट की एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और हर बार पूछा जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सतत पोषणीय विकास से प्रश्न है वो आएगा ही आएगा। काफ़ी सालों से मैं नेट के एग्ज़ाम को देख रहा हूँ, तो ये प्रश्न जरूर आता है। तो किस आयोग ने दी थी ये? पर्यावरण एवं विकास वैश्विक संगठन, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने दी थी। ये इस आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1983 में किया गया था। और 1987 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 87 के अंदर इसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? हाँ, बर्टलैंड आयोग। बर्टलैंड आयोग 1987 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यहीं से 1987 के बाद सतत पोषणीय विकास की अवधारणा चर्चा में है। अभी 2015 के अंदर यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 गोल बताए थे सतत पोषणीय विकास के। उनमें से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि कौन कौन से गोल है, इसका कब तक उनको पूरा करना है। तो कब तक पूरा करना है? 2030 तक। भारत सरकार ने भी इसको पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा को बढ़ाया गया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के टारगेट दिए गए हैं। तो वो टारगेट आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप पढ़िए। जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इस पर एक अलग से क्लास भी बनाऊंगा। प्रश्न नंबर 17 है, श्वेत वस्त्र अपराध की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? व्हाइट कॉलर क्राइम। तो ये सदरलैंड ने दी, शायद आपको पता होगा। सदरलैंड ने व्हाइट कॉलर अपराध की अवधारणा प्रस्तुत की। व्हाइट कॉलर यानी ये नेताओं से संबंधित होता है, करप्शन से संबंधित होता है। तो इस प्रकार के अपराध में किसी के खिलाफ कोई मारपीट नहीं की जाती है। अपराध में क्या होता है? मारपीट की जाती है ना, अपने सोचते हैं किसी को गाली गलौज कर दिया, मर्डर कर दिया या छेड़खानी कर ली, तो वो अपराध है। तो श्वेत वस्त्र अपराध ऐसे नहीं होते। जो करप्शन आते हैं वो उनको, जो नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, उनके लिए किया गया है। और बाद में एक अवधारणा और आई थी, कौन सी थी? ब्लू कॉलर क्राइम। ब्लू कॉलर किनका होता है? जो कर्मचारी जो लोग होते हैं संगठन के, उनको ब्लू कॉलर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि वो नीले उनकी शर्ट होती है। और इन्होंने कितने प्रकार के अपराध बताए थे? 2 प्रकार के अपराध बताए थे सदरलैंड ने। किसने? सदरलैंड ने 2 प्रकार कौन कौन से बताए? एक सामान्य अपराध, एक जघन्य अपराध। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव तस्करी विरोधी प्रावधान किया गया है? तो ये तो आप सब जानते हैं, 1923 के अंदर किया था। 23 जो अनुच्छेद है उसमें 23 और 24 है, वो क्या है? सब सुरक्षा के अधिकार है। तो 23 के अंदर
मानव तस्करी, बलात् श्रम यानी बेगार बंधुआ मजदूरी को निषेध किया गया है। और 24 के अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे उद्योगों में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। उसमें संशोधन किया गया है कि घरेलू जो काम है जिनमें कोई जोखिम नहीं है तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनमें योगदान दे सकते हैं। प्रश्न नंबर है 19, आर लिंटन ने सांस्कृतिक इकाइयों के कोड में अनुदित किया है। तो इन्होंने जो सांस्कृतिक इकाइयाँ बताई हैं उन्होंने 3 बताई हैं। एक सार्वभौमिकता यानी सांस्कृतिक सार्वभौमिकता, सांस्कृतिक विकल्प और विशेषताएं। तो ये आपको मिलेंगे। एक संस्कृति नामक टॉपिक है, उसमें मैंने इन पे डिटेल में चर्चा की हुई है। तो अब आप बीच बीच में ये क्या है कि जल्दबाजी में आपको आंसर पहले दिखाई दे जाता है, तो दिखाई नहीं देना चाहिए। आगे है सामाजिक संरचना को संगठित करता है। सामाजिक संरचना को संगठित करता है तो कौन करता है? पारिस्थितिक भूमिका तो सामाजिक संरचना को करते हैं, समूह और उपसमूह संस्थाएं तो ये सब करते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी इसका सही आंसर होगा। अभी आपने देखा ना, तो नेट का भी हमने फिर दिखाई गया। अब नेट का भी हमने पेपर हल करके देखा था, उसका जो डिफिकल्ट लेवल था वो हाई था। ये इजी होते, तो जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, वो थोड़े से इजी होते हैं और राज्य के जो लोग हैं उनको, कैंडिडेट हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए ये किए जाते हैं। सामाजिक प्रकार्य, सोशल फंक्शन का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और स्पेंसर ने संस्था, सामाजिक प्रकार्य, सामाजिक संरचना, इन शब्दों का पहली बार प्रयोग है वो स्पेंसर ने ही किया है। आगे है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज या हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो ये पुस्तक इनकी है वेस्टर मार्क की। किनकी है? वेस्टर मार्क की, विवाह का इतिहास। आगे है प्रश्न नंबर 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 सुमेलित करना है, ये धर्म से संबंधित है। तो 23 में ये पूछा गया है कि सूची 1 है, उसका बी के अंदर कौन सा मिलान होगा? तो जीववाद, जीव यानी जीव किसको बोलते हैं? आत्माओं को बोलते हैं। तो मर्त पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना जीववाद कहलाता है। प्रकृतिवाद, पता चले गया, प्रकृति की वस्तुओं की पूजा करना। भोगावाद, पारलौकिक शक्ति में विश्वास करना, इसको एक नाम से और जाना जाता है मानववाद। मानववाद और भोगावाद एक ही बात है। और एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर में विश्वास करना। तो जो इस्लामिक जो अपना है वो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। भारत में हिंदू धर्म है वो क्या है? बहुदेववादी है। क्या है? बहुदेववादी। आगे है कि वर्ग रहित समाज की, क्लासलेस सोसाइटी की अवधारणा किसने दी? आप यहाँ हो सकता है कि असमंजस में पड़ गए होंगे, कंफ्यूज होंगे कि वर्ग रहित, तो वर्ग रहित की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने ही दी थी। किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। इन्होंने जब 4 प्रकार बताए थे ना उद्विकासीय समाज के, उद्विकास के, तो पहली अवस्था क्या बताई थी? आदिम साम्यवादी युग। तो उस युग में जो समाज था वो क्या था? वर्ग विहीन समाज था। और इन्होंने योजना प्रस्तुत की थी अपने साम्यवाद की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, वो भी इन्होंने वर्ग रहित समाज और राज्य रहित समाज दोनों की चर्चा की है। किसकी? वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की बात इन्होंने की है। तो अब है प्रश्न नंबर 25, ए का बी के साथ मिलान करना है। तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है? अन्वेषणात्मक समाज में क्या किया जाता है? खोज करना क्या है। और प्रयोग में किया जाता है क्यों है। विवरण में क्या दिया जाता है? विवरण में क्या दिया जाता है कि कैसे है। और निदान में क्या किया जाता है कि उपचार कैसे किया जाए। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी है वो इसका सही होगा। ए है वो 1 का 2, 2 का 1, सी का 4 और डी का 3।
आगे है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, योगेंद्र सिंह ने के अनुसार भारतीय परंपरा की ज्ञानात्मक संरचनात्मक विशेषताएं है, कौन सी है? तो कौन सी होगी? इसमें आगे अपने शायद और ऑप्शन है इसके, तो इसके अंदर सही आंसर क्या होगा कि भारतीय परंपरा, सॉरी मैं यहाँ स्केल का उपयोग है वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें इनका मिलान करना है या सही कूट है वो भरना है, तो इनको सही क्रम में लिखना है। तो क्रम में कैसे लिखेंगे? पवित्र अनुक्रम पहले में आ जाएगा, दूसरे में पवित्रात्मकता आ जाएगी, तीसरे में उत्कर्ष, चौथे में संघर्ष। यानी ये जो दिया गया है वो सही रूप में दिया गया। अगर चौथा ऑप्शन देखोगे तो ABCD, यानी इसी क्रम में इन्होंने बताए हैं। अनुक्रम, पवित्रात्मक, सत्यता, इस पे योगेंद्र सिंह पे हम एक अलग से क्लास लगाएंगे, तो उनमें इनकी परंपराओं का, इनकी पुस्तक कौन सी है? योगेंद्र सिंह की परंपराओं पे इन्होंने 6 प्रकार की परंपराएं बताई है भारत के अंदर। कौन सी पुस्तक है इनकी? द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, हाँ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, इनकी पुस्तक है किनकी? योगेंद्र सिंह की। आगे है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित संघर्ष सिद्धांतकारों में से किसने समाज में संघर्ष की प्रकार्यात्मकता पे बल दिया? भी संघर्ष के साथ साथ उन्होंने क्या बताया था कि संघर्ष है उससे प्रकार्यात्मक भी होता है। तो किसने बताया था? लेविस कोजर ने बताया था। किसने बताया था? लेविस कोजर है शायद तक, हाँ, लेविस कोजर। आगे है प्रश्न नंबर 28, परीक्षण किए जाने वाला तर्क वाक्य जिसकी वैधता की जांच शेष है क्या कहलाता है? तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। परीक्षण किए जाने वाला तर्क वाक्य, यानी ऐसा कथन जिसकी वैधता की परीक्षण अभी किया जाना है, तो ये हाइपोथेसिस है। अभी हम सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान वाले टॉपिक है वो करना शुरू करेंगे। अगले मंडे या ट्यूसडे से ये स्टार्ट है वो हम कर देंगे। और आप ये अगर इसको एज ए टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं और मिलान कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है तो आपको बताने सही आंसर कौन सा है। तो फिर आप कमेंट में बताना कि कितने % आपके सही हो रहे हैं। अगर आपके 70-80% हो रहे हैं सही 100 में से, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है वो माना जाएगा। मिलान करना है तो कॉम्त ने प्रत्यक्षवाद दिया, ये तो हम आसानी से मिलान कर लेंगे। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी, प्रायी चुका था। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप दिया, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताया। तो ये तो इजी है। आगे है, किसका कथन है कि आधुनिकता एवं प्रगति की विचारधाराएं प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक नवाचारों के परंपरागतकरण के परिमाणित हो सकती है? ये किसने बताया? मिल्टन सिंगर ने, ये इनका कथन है। तो ऑप्शन है वो अपने को पहले ही दिखाई दे गया इसमें। तो इन्होंने आधुनिकता एवं प्रगति की विचारधाराएं प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक नवाचारों के परंपरागतीकरण, तो सिंगर ने और मिल्टन मैकी मेरियट ने मिलकर भारत के अंदर परंपराओं की चर्चा है वो की है, बृहद परंपरा और लघु परंपरा की। प्रश्न नंबर 31 है कि फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, तो फिनोमिनोलॉजी की अवधारणा किसने दी थी? हिगल ने दी थी। किसने दी थी? हिगल ने दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, पुस्तक है वो हिगल की है। यह सिद्धांत अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं। ये कथन किनका है? सॉरी, यहाँ पे कुछ और ही आएगा कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया में लोग स्वहित से प्रेरित होते हैं। यानी जब हम अंतःक्रिया करते हैं तो हम अपने हित, स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं। तो ये संघर्ष, द्वंद्व, विनिमय, अंतःक्रिया, संरचना, तो ये किसको बताता है? तो ये बता रहा है किसको? विनिमय को बता रहा है। किसको बता रहा है? विनिमय को बता रहा है। एक्सचेंज थियरी। एक्सचेंज थियरी में क्या होता है, इसको हम मार्केट के बेस से समझ सकते हैं। विनिमय यानी आदान प्रदान। जब हम परिवार के अंदर अन्य लोगों के साथ क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं,
तो क्या करते हैं, विनिमय कर रहे होते हैं। किसके लिए, स्वहित के लिए। तो जब हम मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं कि मोल भाव करते हैं। किस लिए, अपने हित के लिए। हमें दुकानदार के हित से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें स्वहित चाहिए। इसी प्रकार से जब हम अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तब भी वही बात होती है जो ग्राहक और दुकानदार के होते हैं। आप अपने परिवार में अपनी बात मनवाने के लिए, अपने हित के लिए अपने परिवार पे प्रेशर है वो डालते हैं। हम मम्मी पापा या पति पत्नी किसी पे भी जब हम अंतःक्रिया कर रहे होते हैं तो हम अपना हित देख रहे होते हैं। तो यही इसका सार है। आगे है प्रश्न नंबर 33, परघटना विज्ञानी एवं लोक विधिक विज्ञान यानी एथ्रोमेथोडोलॉजी और फेनोमेनोलॉजी दोनों सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम हैं। निम्नलिखित में से इनके सही दृष्टिकोण का चयन करता है। तो कौन करता है, समाज के दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से, सामाजिक करता। तो एक सोशल एक्टर। तो वैसे मैं इन पे अभी क्लासें हैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उनमें हम और ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। जॉर्ज हॉमन्स की द ह्यूमन बुक्स कब प्रकाशित हुई, तो कब प्रकाशित हुई थी, 47 में, 48 में, 49 में और 50 में। तो कब हुई थी, 1950 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इन्होंने कुल 5 प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा है वो की है। तो जो सोशल ग्रुप है, सामाजिक समूह वाला टॉपिक है, उसमें ये सब कुछ करवाया हुआ है। तो डाइवर्सिटीज़ नामक पुस्तक है जो भारतीय ग्रामीण और नगरीय परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। किसने लिखी है, तो डाइवर्सिटीज़ का तो हमें पता है कि किसने लिखी है, डीपी मुखर्जी ने लिखी है। किन्होंने लिखी है, डीपी मुखर्जी ने लिखी है, ग्रामीण एवं नगरीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में। तो ये अच्छा व्यू आपके लिए आए हैं कि इसमें उन्होंने ग्रामीण और नगरीय परिप्रेक्ष्य का पेश किया है। वैसे डाइवर्सिटीज़ पुस्तक है, उसमें उन्होंने जितने भी लेख थे अपने, उन लेखों का संकलन किया है। आगे है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, पुस्तक किसने लिखी है, तो ये शायद आपने पढ़ा होगा, आप कमेंट में दे सकते हैं कि ऑप्शन क्या है। तो लेवी स्ट्रास है। किसने लिखी है, लेवी स्ट्रास ने लिखी है संरचनात्मक मानवशास्त्र, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आगे है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कारखाना एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया, किसने अध्ययन किया, कारखाने को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझने का अध्ययन किया था, वो किसने किया था, एन.आर. सेठ ने किया था। किसने किया था, एन.आर. सेठ ने किया। तो ये प्रश्न भी शायद कम लोगों ने ही देखा होगा। परघटना शास्त्र उग्र विकल्प है, परघटना शास्त्र किसका ऑप्शन है, तो किसका ऑप्शन है, प्रत्यक्षवाद का, प्रकार्यवाद का, प्रसारवाद का या जीववाद का। तो किसका है, प्रत्यक्षवाद। किसका है, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद समाज को सर्वोपरि मानते हुए करता है और ये सामाजिक व्यक्ति को मानता है, और ये परघटना शास्त्र है वो व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है। एल्थुजर की सामाजिक रचना, सोशल फॉर्मेशन की अवधारणा 3 मुख्य तत्व है। निम्नलिखित में से इस अवधारणा के 3 सही तत्वों को चिन्हित आपको करना है। तो कैसे चिन्हित करोगे, 3 तत्व एल्थुजर ने कौन कौन से बताए हैं, कौन से बताए हैं, इन्होंने बताए हैं विचारधारा पे, आइडियोलॉजी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने बताया है पॉलिटी पे और इकोनॉमिक पे। तो आर्थिकी, राजनीति और विचारधाराएं, ये 3 अल्थुजर के 3 तत्व हैं। तो अल्थुजर पे भी हम क्लास लगाएंगे। अभी क्या है कि रोज़ मैं एक क्लास दे रहा हूँ, लेकिन सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है नेट का, इसलिए है वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन जल्दी ही हम सब 1-1.5 महीने के अंदर कवर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, उत्तराधुनिकता के स्थान पे विलंबित आधुनिकता की अवधारणा किसने दी, विलंबित, लेट मॉडर्निटी, यानी आधुनिकता है वो, उत्तराधुनिकता है वो लेट मॉडर्निटी यानी आधुनिकता के बाद की व्यवस्था है। तो ये किसने कहा था, गिडेंस ने कहा था। इसके लिए मैंने गिडेंस पे या आधुनिकता और उत्तराधुनिकता पे 2 क्लासें बना रखी है। आधुनिकता और उत्तराधुनिकता पे 2 क्लासें मैंने बना रखी है, जिसमें माइकल
फूको और डरिंडा पे चर्चा की गई है। तो जो मॉडर्न थिंकर को पढ़ना चाहते हैं डरिंडा और फूको को, तो वो आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता वाले टॉप वीडियोज़ हैं, उनमें देख सकते हैं। उन दोनों के लिंक मैं यहाँ पे इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। प्रश्न नंबर 41 है कि हमें सही का सुमेलित करना है, भी किसने कौन सी अवधारणा है वो प्रस्तुत की है। इरविन गॉफमैन, तो इरविन गॉफमैन ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की है? गॉफमैन ने न्यू फंक्शनलिज्म, सॉरी मैं यहाँ पे आपको टिक कर दूँ, न्यू फंक्शनलिज्म। और एल्थ्यूजर और फिर माइकल फूको। तो फूको ने सेक्सुअलिटी पे काफ़ी कुछ लिखा है और एल्थ्यूजर का है री एडिटिंग कैपिटल। तो देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा। ए बी सी ऑप्शन है वो ए का 4 यानी गॉफमैन प्रेजेंटेशन ऑफ एवरीडे लाइफ। स है यानी बी का 1 अलेक्जेंडर न्यू फंक्शनलिज्म। तो ये सी ऑप्शन है वो इसका सही होगा। आगे है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। आगे है कि कौन सा एक जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। तो बुद्धिज़्म है वो मोनिस्टिक, मिनिस्टिज्म है, जैनिज्म है वो थेम्स्ड है। तो बी इसका सही ऑप्शन दे रखा है। आगे है प्रश्न नंबर 43 कि कथन 1 और कथन बी के अंदर मिलान हमें करना है। तो कथन 1 है कि सामाजिक सत्रीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। ठीक है, ये बात जचती है। सामाजिक सत्रीकरण व्यक्ति की विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। तो ये ए ऑप्शन है वो अपना सही हो जाएगा, यानी दो कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। आगे है होमो हायरार्किक्स बुक इनकी है, तो ये तो आप पढ़ते आए हो, ये लुई डियूमा की है। किनकी है? लुई डियूमा की बुक है। फिर हमें मिलान करना है, पुस्तकें हैं कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये किनकी है? ये है जीएस गुरिये की, सॉरी किसकी है? जीएस गुरिये की। रिमेंबर्ड विलेज है वो एमएन श्रीनिवास की है। एन इंडियन विलेज है वो एससी दुबे की है। कास्ट क्लास एंड पावर आंद्रे बितेई की है। आंद्रे बितेई को भारत का मैक्स वेबर कहा जाता है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। आगे है किस एक ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इंडिया में, कास्ट एंड रेस पुस्तक किनकी है? यहीं से पता चल जाता है। जीएस गुरिये की 3 पुस्तकें हैं इस नाम से। पहली पुस्तक इनकी कास्ट एंड रेस इन इंडिया, दूसरी कास्ट एंड क्लास इन इंडिया और तीसरी पुस्तक जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं कास्ट क्लास एंड रेस। तो ये मूल पाठों की, तो ये भारत विद्याशास्त्र या इसको टेक्स्ट पर्सपेक्टिव पुस्तकीय संदर्भ कहा जाता है। किताबों को देखकर ही अध्ययन करना। रामपुरा गांव का अध्ययन वो किस उपागम से किया गया है? एमएन श्रीनिवास ने किया है। किस उपागम से किया? संरचनात्मक प्रकार्यवाद से किया है। तो एमएन श्रीनिवास पे भी मैंने क्लास लगा रखी है, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर है। सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है प्रजाति, जाति, वर्ग और धर्म। तो वर्ग है वो सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। देखना वर्ग के अंदर क्या होता है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। तो प्रजाति सांस्कृतिक विविधता होती है, जाति से होती है, धर्म से होती है। वर्ग यानी एक जैसे लोगों के अंदर ही वर्ग होते हैं। जैसे कोई जाति है, ब्राह्मण है, तो उनमें वर्ग मिल जाएंगे। तो इससे ये मतलब नहीं है कि वो सांस्कृतिक विविधता है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने परंपरा को द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से विचारा है, उस पर विचार किया है? तो मिल्टन सिंगल और रॉबर्ट रेडफील्ड। तो परंपरा को द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से है वो रेडफील्ड द्वारा प्रस्तुत है, वो किया गया है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पुस्तक इनकी है, किंग्सले डेविस की है। किंग्सले डेविस की है। मैं लगातार 4 दिनों से थिंकर्स पे क्लास लगा रहा था, तो मेरा अगला टारगेट किंग्सले डेविस था, लेकिन अब इनको रिसर्च के बाद ही पढ़ेंगे। आगे है जाति का प्रजातीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? हर्बर्ट रिजले ने दिया था। बाद में किसने दिया? बाद में जीएस घुरिये ने दिया था। और बाद में किसने दिया था? बाद में
मजूमदार ने भी इसका समर्थन किया था। आगे है, किस दशक में महिलाओं के नए आंदोलनों का प्रादुर्भाव जिसमें कितने ही समूह है और उन्होंने नेटवर्क बनाए और संधियां की। तो ये देखो 1970 का दशक महिला आंदोलन है, उसके कई चरण हैं। क्या है? कई चरण हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। अभी पिछले नेट में एग्जाम आया था कि जो मी टू महिलाओं के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, वो किस चरण का आंदोलन है? तो वो था 5वें चरण का आंदोलन। और ये यहाँ पे बात की जा रही है दूसरे चरण के आंदोलन की, जो रेडिकलवादी है। आगे है, यूपी के किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किसने किया? तो ये हम नगरीय समाजशास्त्र के अंदर पढ़ चुके हैं। तो किशनगढ़ी गांव का अध्ययन है वो किसने किया? मैकिम मेरियट ने किया। और जो रेडफील्ड की अवधारणाएं थी लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा, उनको प्रस्तुत किया और नाम दिया था उनको सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण। प्रश्न नंबर 54 हमें मिलान करना है। 54 में मिलान करना है। सामान्य हित अथवा उद्देश्य। सामान्य हित किस में होते हैं? समुदाय के अंदर हो सकते हैं। समुदाय का क्या हो जाएगा इसमें? ये प्रश्न नंबर है 54। तो इसको ऑप्शन में हमें इनका मिलान करना पड़ेगा। तो सामान्य हित किनके होते हैं? निश्चित सीमाओं के अंदर संबंध। निश्चित सीमा की बात आ गई तो किसकी बात आ गई? समुदाय की बात आ गई। मानकीकृत की बात आ गई तो प्रतिमान की बात आ गई। और सामान्य उद्देश्य और आगे तो इसमें किस में होते हैं? ये सामान्य उद्देश्य वो संस्था में होते हैं। एक सामाजिक परिवेश में व्यवहार नियंत्रण, ये समिति का ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको मिलान कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 54 है। तो 54 में सी ऑप्शन दिया। पुस्तक किसने लिखी? तो के.एम. कपाड़िया ने लिखी थी। के.एम. कपाड़िया ने इन्होंने भारत के अंदर परिवार और फैमिली का विस्तार से अध्ययन किया है। तो ये मैं परिवार और जो विवाह है उनमें विस्तार से करवा चुका हूँ। भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गरीबों के उत्थान हेतु 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किसमें? इंदिरा गांधी के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 1975 के अंदर। तभी 1975 और 76 के अंदर ये नारा भी दिया गया था और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी लागू किया गया था। परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक श्रेणीबद्धता निम्न में से किस पर आधारित है? तो जाति पर आधारित है। किस पर आधारित है? जाति पर आधारित है। टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्व हैं? तो कौन से हैं? जो हमने कल किया था ना, पैटर्न वेरिएबल से पहले एगिल का जो इनका सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है इनका? एगिल का सिद्धांत है। तो पहले गोल, भूमिका, मानक और मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा सी, गोल, रोल, नॉर्म्स एंड वैल्यू। आगे है, आधुनिक समाज में एक कृषक का बेटा एक सरकारी अधिकारी बन जाता है तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है वो? तो इसमें दे रखा है ऊर्ध्वमुखी। हमने पढ़ा था ना, कल ही पढ़ा था ये, गतिशीलता वाले टॉपिक में पढ़ा था। और गतिशीलता के ये 2 प्रकार बताए थे मर्टन ने, अधोमुखी और ये कल परसों हमने पढ़ा था इसमें शेरोकिन ने, मर्टन नाम याद आ रहा है, शेरोकिन ने बताए थे। गतिशीलता के सोशल मोबिलिटी पुस्तक है, उस पुस्तक में इन्होंने, तो ये एक किसान का बेटा है वो अधिकारी बन गया तो ये क्या है? अपवार्ड है। ये क्या है? अपवार्ड गतिशीलता है। ऊर्ध्वमुखी लंबवत गतिशीलता है, अधोमुखी नहीं है। प्रश्न नंबर 66, लुई अल्थ्यूजर के अनुसार युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स में अंतर किया है। तो ये लुई अल्थ्यूजर ने मार्क्स पे काफ़ी विस्तार से चर्चा की है और इन्होंने प्रौढ़ मार्क्स और बताया था, जो मार्क्स को 2 भागों में बांटा था कि उनकी जो पहली की जो रचना थी वो अलग थी और बाद की रचनाएं अलग थी। तो इन्होंने बताया था कि एक प्रौढ़ के रूप में मार्क्स ने अनुभव किया कि गैर आर्थिक व्यवस्था में भी स्वायत्त भूमिका संपन्न है वो की जा सकती है। तो सी इसका सही आंसर है। आगे है, अपने अनुसंधान में सहभागी अवलोकन। तो यहाँ हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है,
सहभागी अवलोकन का नाम आते ही एक ही व्यक्ति का नाम आता है, मेलोवंस्की का पहला नाम, और भारत में आता है एम.एन. श्रीनिवास को। तो इसलिए एम.एन. श्रीनिवास को हम भारत का मेलोवंस्की कह सकते हैं। आगे है भारत में कृषक समाज के संदर्भ में मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? थॉर्नर ने। किसने किया? थॉर्नर ने। आगे है स्टिग्मा, नाम आते ही और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कलंक, गोफमैन। कलंक, गोफमैन। आगे है समाजशास्त्रियों को डीपी मुखर्जी CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था, उसका प्रभाव जानने के लिए प्रयास किया था SC दुबे ने। किसने किया था? SC दुबे ने। और बाद में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पे ही 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है वो शुरू की गई थी। आगे है पीटरबर्गर को जाना जाता है एक सामाजिक सिद्धांतकार के रूप में, उत्कृष्ट समाजशास्त्री के रूप में, सिद्धांतवादी एवं समाजशास्त्री के रूप में, सिद्धांतवादी एवं धर्म का समाजशास्त्री। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर हमें व्याख्या करनी है कि कथन है वो सही है या गलत है। तो पहला कथन है ग्रामीण भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रकार का सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। तो हो रहा है, भारत में गांवों के अंदर नगरीय प्रकार का सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है। और विकास परियोजनाएं ग्रामीण जनसंख्या को उनके निवास के स्वाभाविक स्थानों से विस्थापित कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि जो सुविधाएं हैं, विकास योजनाएं हैं, वो उनको विस्थापित कर रही है। यानी जब कोई बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तो वो लोग फिर वहाँ से हटकर कहाँ आएंगे? नगरों के अंदर आएंगे। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने उद्योग का एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया? तो ये प्रश्न दोबारा आ गया। ये स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें बड़ी दिक्कत आ रही है। और एक बार मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम देने गया था। वहाँ पे पता है 2 बार प्रश्न कौन सा आया था कि समाजशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न आ गया कि समाजशास्त्र के जनक के तौर पे किसे जाना जाता है। ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया, हद ही हो जाती है कई बार इनकी। चलो, प्रश्न नंबर 68 है कि सीमांत लाभ, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या कहलाते हैं? तो ये देखो, बेसिक चीज़ें होती है कुछ, बाकी और कुछ नहीं है, ये बेसिक से जुड़ी हुई है। 3 चीज़ें हैं वो बेसिक मानी जाती है। कौन कौन सी? हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ हो गई, कैंटीन और हेल्थ। तो कैंटीन से यहाँ तात्पर्य है कि जो बेसिक चीज़ें, जरूरतें होती है, उनसे संबंधित है ये। तो बी इसका सही आंसर है। फिर हमें मिलान करना है किनका? सूची ए का सूची बी के साथ। सूची ए का बी के साथ है वो मिलान करना है, और ये इनके ऑप्शन रहेंगे। तो मिलान करते हैं। A.G. फ्रैंक की अवधारणा है वो कौन सी है? बड़ा मुश्किल प्रश्न आ गया ये तो पता है। डी है वो वालरस्टीन ने विश्व व्यवस्था थियरी दी थी, द वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच दी थी। और मिर्डाल ने संस्थागत पद्धति दी थी। A.G. फ्रैंक, चलो ऑप्शन इसका सॉरी देखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा मुझे है नहीं। 2 का तो पता है, 2 का मैंने नहीं देखा है। क्या 2 के हिसाब से हम सही कर सकते हैं? C का 4 और D का 1। C का 4 इसमें नहीं है, C का 4 ऑप्शन नंबर C में सही हो जाएगा। तो 2 हमें पता था, 2 के आधार पे हम इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। आगे है, इसकी जो PDF है वो आपको मैं टेलीग्राम और जो मैंने ऐप अभी लॉन्च किया है उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम में आप इसे देख सकते हो, और ऐप पे जाके एज ए टेस्ट आप इसको फ्री टेस्ट के रूप में आप इसको दे सकते हो।
प्रश्न नंबर 70 है कि मिलान, फिर हमें वो मिलान ही करना है। तो इसमें क्या है देखते हैं। न्यासीता पद्धति, न्यासीता पद्धति ट्रस्ट की बात किसने की थी? अमके गांधी ने दी थी। सर्वोदय की बात किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। तो ये दो तो हमारे बिल्कुल अभी सही हो गए। दो बचते हैं, असमान विकास पद्धति और मिश्रित पद्धति। मिश्रित है वो जवाहरलाल नेहरू की हो सकती है, और असमान है वो समीन की बचेगी। तो इसका सही क्या होगा देखते हैं। 4 का 1 होना चाहिए। 4 का ऑप्शन 1 किस में है? सी में है और डी के अंदर है। किस में है? सी के अंदर है और डी के अंदर है। 1 का 1 है जो असमान पद्धति, वो किसके अंदर है? वो 4 के अंदर है, सॉरी सी के अंदर। तो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और ये सेट एक जगह होते तो मैं कर देता इनको, तो एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो इनको आप ऐप के अंदर और टेलीग्राम पे आप जाके आराम से देख सकते हैं। इनके ऑप्शन आपको मैं टिक मार करके यहीं दे दूँ आपको। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये किनकी है? माइकल फूको की अवधारणा है। आगे है माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण में अकाल उदाहरण है। अकाल, अकाल किसका उदाहरण है? अकाल नकारात्मक उपाय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नकारात्मक या सकारात्मक या रुग्ण या निवारक। तो अकाल है वो सकारात्मक उपाय बताए गए। किसमें? जनसंख्या नियंत्रण के अंदर। दो बताए गए थे, एक प्राकृतिक निरोध और एक अप्राकृतिक निरोध। तो सकारात्मक से तात्पर्य ये होता है कि प्रकृति अपने आप नियंत्रण स्थापित है वो कर लेती है। आगे है प्रश्न नंबर 73 कि भारतीय नगरों में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है? एक होता है स्वाभाविक वृद्धि, स्वाभाविक वृद्धि होती है यानी नगरीय जनसंख्या से ही वृद्धि हो रही है। तो भारत में ऐसा नहीं है। बहिर प्रवास का मतलब होता है कि बाहर लोग चले जाते हैं। अंतः प्रवास का मतलब होता है कि बाहर से लोग नगरों के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे है संरचना एवं अभिकरण के परस्पर संबंधों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? संरचना एवं अभिकरण, अंग्रेजी की शब्दावली है स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, एंथनी गिडेंस्की। तो बहुत ही इजी पेपर है ये, और अगर मैं सच कहूँ तो मैं 100 में से 90 नंबर इसमें ला सकता था, और आप भी ला सकते हो। और जो वीडियोस देख रहे हैं सारे के सारे वहीं से हैं। सिर्फ अभी तक 1 या 2 प्रश्न ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस से बाहर हैं, या जो मैं बनाऊंगा उनसे बाहर आएंगे। पीपुल ऑफ इंडिया में समस्त समुदायों का अध्ययन है वो किया गया है। ये किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? 75 नंबर प्रश्न है। तो किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया है? ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे 1985 के अंदर के.एस. सिंह ने भारत में समुदायों का अध्ययन करने के लिए, कितने समुदाय हैं, और अभी वो 2 प्रकार के उनमें आए थे, 2 प्रकार के अलग अलग के समुदाय आए थे। तो 4635 समुदाय है वो एक में उभर के आए थे। तो इस पर हम एक क्लास लगाएंगे तब बताएंगे। आगे है कमज़ोर वर्गों के लिए विकास के लिए ट्रिकल डाउन अप्रोच, नीचे टपकाने की पद्धति किस पंचवर्षीय योजना में अनुसरण की गई थी? नीचे टपकाने की यानी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना। बड़ा अजीब प्रकार का हिंदी अनुवाद है इसका, नीचे टपकाने की पद्धति। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंदर हुआ था। प्रश्न नंबर 77 है कि सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप, तो मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप किसने दिया है? ये थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला प्रश्न है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें इनके ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ये मनोविश्लेषणात्मक तो फ्रायड का है। मनोविश्लेषणात्मक किसका है? फ्रायड का है। सामाजिक सीख प्रक्रिया,
चलो हम एक से ट्राई करते हैं क्या हमारा सही हो सकता है। मनोविश्लेषणात्मक तो सबको पता होगा, अंग्रेजी में क्या इसको क्या कहेंगे, इसको अंग्रेजी में साइक्नोनलिटिकल मॉडल। तो एक का तीन ऑप्शन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। बस अपना एक से ही काम चल गया ना काम। तो ये अगर थोड़ा बहुत पता होता है तो हम कर सकते हैं, बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। आगे है 78 नंबर कि इको फेमिनिज्म के विकास का आधार क्या है। तो इको फेमिनिज्म, तो फेमिनिज्म मतलब वोमेन, क्या आ जाएगा वोमेन। तो बी ऑप्शन है वो हम इजी वे में से कर सकते हैं, बड़ा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे है समाजशास्त्रियों का वह प्रथम समूह जिसका बाल अपराध की समस्या के अध्ययन है। तो शिकागो स्कूल, कौन सा, शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल की चर्चा हमने की थी, हाँ, जो नगरीय समाजशास्त्र है उसके लिए भी शिकागो स्कूल है, और जो सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है उनके लिए भी शिकागो संप्रदाय का महत्वपूर्ण रोल है, और जो बाल अपराध है उनमें भी शिकागो संप्रदाय का महत्वपूर्ण रोल है। आगे प्रश्न नंबर 80, कौन सा है, 80 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं की 3 शर्त बताई थी कुल्ले ने। कौन कौन सी बताई थी, भौतिक निकटता बताई थी ना, दूसरी लघु आकार बताया था, और स्थायित्व बताया था। 1, 2 और 3 बताइए। तो देखते हैं 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में। 1, 2 और 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आगे है 81 में बहुपति प्रथा भारत की किस जनजाति में पाई जाती है। तो जौनसारी बाबर, इनके अलावा टोडा जनजाति के अंदर, नायर जनजाति के अंदर, नायर, टोडा और जौनसारी बाबर जनजाति में बहुपति विवाह। और टोडा के अंदर बहुपति विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं, भ्रातक और अभ्रातक। तो टोडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें भ्रातक और अभ्रातक बहुपति विवाह होते हैं। जौनसारी बाबर की एक खस जनजाति है, इसके अंदर कौन से विवाह होते हैं, भ्रातक बहुपति विवाह। ये अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, इसलिए इसमें होता है। तो बहुपति विवाह इसमें भ्रातक होता है, और नायर के अंदर अभ्रातक बहुपति विवाह होता है, और टोडा के अंदर दोनों प्रकार के विवाह होते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 82, खुली जेल सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो ये है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। इस पे मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, अभी भी आया था राजस्थान के अंदर, पीजीटी के अंदर एक प्रश्न आया था कि बोस्टन स्कूल, ये बाल अपराध से जुड़ी हुई है, बोस्टन स्कूल अगर आ जाए तो कर देना आप। बोस्टन स्कूल सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किए गए थे, तमिलनाडु में स्थापित किए गए थे। आगे है प्रश्न नंबर 83, समाजीकरण का सिद्धांत है, उसमें 100 का सिद्धांत किसने दिया था। तो 100 की अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की थी। तो यहाँ पे कुल्ले का नाम नहीं है, तो किसका नाम आ जाएगा, मिडे का आ जाएगा। किसका, मीड का, GH मीड। अगर कुल्ले होता ना यहाँ तो कुल्ले ऑप्शन में सही होता। 84 है सामाजिक सत्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ये तो हम अभी चर्चा इसकी कर ही चुके हैं, कल परसों ही की थी। तो किसने किया, प्रश्न है सामाजिक सत्रीकरण का प्रकार्यात्मक, किंग्सले डेविस इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, किंग्सले डेविस ने सामाजिक सत्रीकरण पे काफ़ी कुछ लिखा है। सामाजिक विविधीकरण को विकास की कसौटी किसने बताया है। सामाजिक विविधीकरण को विकास की कसौटी है वो किसने बताया है। तो स्पेंसर और दुर्खिम ने बताया था कि जैसे जैसे समाज का विकास होगा, समाज के अंदर जटिलता विविधीकरण है वो बढ़ता जाएगा। तो सी ऑप्शन है वो सही है। ये फिर पर्यावरण से संबंधित आ गया। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ से मेघा पाटकर, और नक्सलवाड़ी आंदोलन से चारू मजूमदार, और गंगा बचाओ से GD अग्रवाल। ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है आजकल, गंगा बचाओ GD अग्रवाल, देख लेना भाई। आगे है सामाजिक संरचना को एक विधि और एक वास्तविकता दोनों किसने माना है। ये मैंने कल ही आपको बताया था कि रेडफील्ड ब्राउन ने
सामाजिक संरचना को एक विधि और वास्तविकता दोनों माना है। ये देखो सामाजिक संरचना, मर्टन, लेवी स्ट्रास, मेलोवंस्की, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो रेडक्लिफ, ब्राउन और मेलोवंस्की पे भी हम क्लास लगाएंगे, तब और ज़्यादा आपको इसमें समझ में आ जाएगा। प्रकार्य को विन्यास संरचना मानते हुए किसने किया? तो इस प्रकार की जो उल्टी पुल्टी बातें होती हैं ना, उठपटांग बातें, वो कौन करता है कि प्रकार्यवाद को विन्यास संरचना के मानते हुए किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें दो नामों विशेष आएंगे, एक मेलोवंस्की और लेवी स्ट्रास की। तो ये प्रकार्यवाद को विन्यास संरचना को मानते हुए किसने कहा? मेलोवंस्की ने कहा है। तो इन पे चर्चा करेंगे हम प्रकार्यवाद पे, तब इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी प्रश्न आते हैं, डीपली आते हैं, जो अक्सर गलत हो जाते हैं। आगे है तार्किक एवं अतार्किक क्रिया में अंतर है, वो किसने किया? तार्किक क्रिया और अतार्किक प्लेटो ने किया। आगे है प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद में 3 तर्क किसने बताए हैं? तो ब्लूमर ने बताए हैं। आगे है भारत के पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक वास्तविकता समझने हेतु धरातलीय अनुभववाद का तर्क दिया? तो किसने दिया? जीएस घुरिये ने दिया। किसने दिया? जीएस घुरिये ने दिया है। आत्मनिष्ठता को मानते हुए सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखने का तरीका किसने सुझाया? किसने होगा, बता सकते हो आप? मैक्स वेबर ने। किसने बताया? मैक्स वेबर ने बताया। किस एक में आदर्श प्रारूप को अपने अध्ययन की अध्ययन पद्धति? तो आदर्श प्रारूप की बात तो मैक्स वेबर ही कर रहे हैं। आगे है अलिखित लोग, अशिक्षित लोग किस पद्धति को नहीं अपना सकते? प्रश्नावली को नहीं अपना सकते। किसको नहीं अपना सकते? प्रश्नावली को। विडोज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन? अध्ययन नारीवादी उपागम में किसने दिया? मार्था आल्टर चेन ने दिया। किसने दिया? आल्टर चेन ने। 96 है मार्क्सवाद के अध्ययन किसने मानववादी एवं हिगेलवादी आंदोलन का विरोध किया है? तो ये विरोध है वो किसने किया? मार्क्सवाद में एल्थ्यूजर ने किया था। किसने किया था? एल्थ्यूजर ने। किसने सामाजिक वैज्ञानिक बहस को एक खुले क्षेत्र प्रवचन के रूप में प्रस्तुत किया है? हेबरमास। किसने? हेबरमास। ये पब्लिक स्पेस की बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं? पब्लिक स्पेस, ओपन डिस्कोर्स है वो हेबरमास की जुड़ी हुई अवधारणा है। सामाजिक सामर्थ्य प्रारूप, सोशल कैपेबिलिटी मॉडल की अवधारणा है वो किसने दी? अमर्त्य सेन ने दी। और शिक्षा और स्वास्थ्य को यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना गया। आगे है 99 सामूहिक विवेक की 4 आयामों पे आकार, तीव्रता, कठोर, संतोष, भिन्नता की बात है वो किसने की है? गिडेंस ने की है। किसने की है? गिडेंस ने की है। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में किस का निष्कर्ष है कि दक्षिण एशियाई महिलाओं ने गैर आनुभाविक तौर पे मानव वंचन को वहन किया है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है महबूब उल हक। पाकिस्तानी है। एक बार मैंने वीडियो में गलती से इसको बांग्लादेशी बता दिया था, बाद में हटा दिया था। तो ये अगर है तो पाकिस्तानी मानव ये है। और इन्होंने जो मानव विकास रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया था। तो ये हमारे एमपी सेट का था। अगर कोई एमपी सेट और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है तो अभी हमने एक उनके लिए ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप बहुत कम शुल्क के अंदर ये कोर्स है वो खरीद सकते हो। और उस ऐप में बहुत सारा कंटेंट, वीडियो क्लासेज और टेस्ट है वो आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।